हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, यहाँ पर फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ एक नई वीडियो, और ये वीडियो है खास तौर पे BLIS के छात्रों के लिए। BLIS के जो छात्र नए हैं, जो एडमिशन ले रहे हैं, उनके मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि सर BLIS फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। बिल्कुल सही सवाल है, सभी के मन में उठना चाहिए, क्योंकि आप जब 9,500 रुपये लगा करके कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो उस कोर्स के विषय में जानकारी भी होनी चाहिए और अच्छी खासी समझ होनी चाहिए कि आप करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं, इस कोर्स को करने के पीछे या आगे क्या उद्देश्य है, इसका क्या लाभ है, सब कुछ पता करके उसके बाद ही आपको BLIS कोर्स करने के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज का जो ये वीडियो रहेगा, इस पूरे वीडियो में चर्चा होगी BLIS 105 NEP 2020। ठीक है, ये पेपर जो है आपका है सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर 2023, जो अभी हाल ही के दिनों में संपन्न कराया गया है UPRTOU के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में अभी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए हैं। रिज़ल्ट आने की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हो चुकी है। कुछ कुछ कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आ भी रहे हैं धीरे धीरे, और हमें तो इंतज़ार है कि कब जल्दी से जल्दी BLIS एंड MLIS का रिजल्ट आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023 ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ग्रंथालय विज्ञान। और आज का पेपर आपका है BLIS 105 नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग, यानी कि ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण। ठीक है, आज का जो कोर्स टाइटल है वो है आपका ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण, और कोर्स कोड यहाँ पर दे दिया गया है BLIS 105। कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं, क्योंकि अब UPRTOU यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर दी गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका जो ये BLIS और MLIS का कोर्स है, यहाँ भी NEP लागू कर दी गई है। ठीक है, तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, NEP लागू होने के बाद क्या परिवर्तन आए, चेंजेस आए, वो हम आपको कई वीडियोस में बता चुके हैं और यहाँ भी आपको बताएंगे। कि सबसे पहले तो आप देखिए BLIS 105 ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर केवल आपको दो सेक्शन देखने को मिलता है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। ठीक है, इसके ठीक पहले यानी कि 2000 ये जो 23 का प्रश्न पत्र हुआ है दिसंबर वाला, इसके ठीक पहले क्या हुआ करता था कि आपका 3 सेक्शन होता था, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? यहाँ पर 3 सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन C में आपका वही शॉर्ट नोट वाला रहता था, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता था। सेक्शन A में आपका जो है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और B में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता था। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा परिवर्तन हो चुका है। NEP लागू होने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो हम आपको आज दिखा रहे हैं BLIS 105 पेपर, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोट में, साफ साफ लिखा गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस अनिवार्य हैं, और ये 70 नंबर का आपका पेपर है। अब आप पूछेंगे कि ये 70 नंबर का क्यों है, पेपर तो 100 नंबर का होता है। तो 100 का पेपर है, 30 का आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। जो अभी अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे करके आगे निकल आए हैं वो लोग असाइनमेंट लिख चुके होंगे, और उनके असाइनमेंट के मार्क्स भी आ गए हैं, और चैनल पर मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, आप लोग वहाँ से मैंने तरीका बता दिया कि आप किस प्रकार से जा करके अपने असाइनमेंट के मार्क्स को चेक कर सकते हैं कि आपको 30 में कितना नंबर दिया गया है। किसी को 29 मिला होगा, बहुत खुशी से झूम रहा होगा। किसी को 28 मिला होगा, वो भी थोड़ा थोड़ा झूम रहा होगा। किसी को 27 मिला होगा, वो भी खुश होगा। किसी को 26 मिला होगा, वो भी खुश होगा। लेकिन अगर किसी को 25 के नीचे मिला होगा तो
वो बड़ा दुखी होगा, ठीक है। और दुखी होना भी चाहिए भाई। अगर 25 के नीचे मिल गया तो समझ लीजिए कि अगर आपने थ्योरी में ठीक ठाक नहीं किया, हाँ, थ्योरी में अगर ठीक ठाक नहीं किया तो 60% मार्क्स लाना पेपर में बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया भी था कि असाइनमेंट में किस टाइप से नंबर मिल रहे हैं, और एक बच्चे का मैंने आपको दिखाया था पूरा कि उसको 28 एंड 27 ऐसे मार्क्स मिले थे, एक जगह 29 भी मिला था। तो ये कैसे मिलता है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। केवल ये सब जादू है आपके हैंड राइटिंग का, ठीक है। अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, आप कोई भी काम करते हैं नीट एंड क्लीन करते हैं, तो आपको असाइनमेंट में नंबर देने से कोई भी एग्जामिनर को रोक ही नहीं सकता है। आपको 28 29 ही मिलेगा, 27 ही मिलेगा, ठीक है। ये मेरा दावा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई सालों का अनुभव इधर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों से मिलता हूँ, उनके असाइनमेंट्स देखता हूँ, वो सबमिट करते हैं, नंबर आते हैं, हम लोग देख करके समझ जाते हैं कि हाँ, इस बच्चे का कितना नंबर आएगा असाइनमेंट में, ठीक है। ठीक ठाक लिखिए, अच्छा लिखिए, सुंदर लिखिए, नंबर आपको जरूर मिलेंगे। तो आइए अब बिना देर के भी हम लोग तुरंत चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आप देखेंगे नहीं, घबरा जाएंगे। इसलिए आप शुरुआत करते हैं सीधा। देयर आर 2 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर 2 सेक्शन है। मैंने बता दिया कि इससे पहले एनईपी लागू होने के पहले 3 सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन एनईपी लागू होने के बाद 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन ए विल हैव शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी विल हैव लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए में शॉर्ट है और सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जो नोट हिंदी में इंग्लिश में लिखा था वो हिंदी में भी लिखा है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो आपका लघु उत्तरी प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन है, वो आपको 100 शब्दों में करने हैं। और जो लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन है वो 350 से 400 शब्दों में। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए गए, खंड अ में लघु उत्तरी प्रश्न और ब में दीर्घ उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर के लिए 100 शब्द तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर के लिए 350 से 400 शब्द निर्धारित हैं। तो ये था नोट। अब हम सीधा कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन पर चलेंगे। किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे इस बार वो देखा जाएगा, ठीक है। तो आइए सेक्शन ए सीधा आपको लिए चलते हैं। सेक्शन ए जो कि है आपका 20 नंबर का, और इसके ठीक बाद होगा सेक्शन बी जो कि होगा 50 नंबर का। तभी तो 50 और 20 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 है, प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत को बताना है, अथवा उसी में आर लगा हुआ है, पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य। ये बड़ी अच्छी सुविधा कर दी गई है, ठीक है। करने तो आपको सभी प्रश्न हैं, 10 प्रश्न आपको करने हैं, लेकिन 10 प्रश्न के साथ साथ ये जो और लगा दिया गया है, अथवा लगा दिया गया है, इस अथवा को लगाने के बाद आपके 10 नहीं टोटल 20 प्रश्न हैं। 20 में से आपको 10 करने हैं, यानी कि एक प्रश्न के साथ एक फ्री है, और उन दोनों में से आपको एक सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर देखिए, पहले क्या 4 प्रश्न दिए रहते थे, 5 प्रश्न थे, 5 में 3 करने थे। यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए हैं, 5 प्रश्न दिए हैं, उसमें एक एक दिया गया है, यानी कि डबल हो गया सीधा। तो पहला प्रश्न आप लोगों ने यहाँ देख लिया, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत और पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य, इन दोनों में से कोई एक। पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियां, शॉर्ट वाला है भाई। और अंकन के प्रकार लिखना है, सीसीएफ या संघ सूची, दोनों में से एक। तीसरा प्रश्न है। अच्छा भाई, चौथे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न है, केंद्रीकृत सूचीकरण अथवा सहकारी सूची, इनमें से एक करना है। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स और 5 मूलभूत श्रेणियां, ठीक है। पांचवें में भी अथवा है, और इन 5 में ही आप देख रहे हैं कि आपके हो गए 10 प्रश्न, 10 में से आपको 5 यहाँ पे करना है, ठीक है। और इंटू 4 हो गया, तो यानी हो गया 20, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। हम सीधा लिए चलते हैं आपको सेक्शन बी पर। वीडियो को हम 10 से 12 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी देखें और पेपर का क्या पैटर्न है उसको आप लोग जान लें, जो नए बच्चे हैं। सेक्शन बी 50 नंबर का, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। 10 नंबर का एक प्रश्न है, यहाँ भी आपको 5 करना होगा। यहाँ देखिए, पुस्तकालय वर्गीकरण क्या है, इसे परिभाषित करें एवं इसके कार्यों पर प्रकाश डालें।
10 नंबर का है भाई, अथवा करके इसी में दे दिया गया पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा करना है, तो या तो ये करें या तो ये करें छठवां में। 7वां प्रश्न, विषय जगत की संरचना क्या है, विषय निर्माण की विधियों पर प्रकाश डालिए। विषय निर्माण की विधियों पर प्रकाश डालिए। 7वें में भी ऑप्शन जरूर होगा, हम आपको दिखाना चाहेंगे। 7वें का ऑप्शन ये है, पक्ष विश्लेषण एवं पक्ष अनुक्रम को विस्तार से समझाइए। दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। और पुस्तकालय सूचीकरण क्या है, यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न है, इसके उद्देश्यों एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए और पुस्तकालय सूचीकरण के नियामक सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन करिए। 8वें में से भी कोई एक कर लेना है आपको। और 9वें में देखिए थिसोरस क्या है, ध्यान दीजिएगा, थिसोरस क्या है विस्तार से वर्णन कीजिए। शब्दावली नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, विस्तृत व्याख्या करना है। यानी कि 9वें में ही आपका 2 ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर और लगा दिया गया, तो दोनों में से कोई एक कर लेना है, ठीक है। 10वां ध्यान से देखिएगा आप लोग, डिस्क्राइब मार्क CCF एंड ISBT। मार्क CCF ISBT का वर्णन करना है और लिख दिया गया ISBN और ISSN क्या है उदाहरण के साथ समझाना है। तो ये थे आपके 10 प्रश्न, ठीक है। कहने के लिए 10 थे लेकिन टोटल आपके थे 20 प्रश्न। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, यानी कि एक प्रश्न के साथ एक प्रश्न और दिया गया था आपका, ठीक है। तो ये जो पेपर था वो था सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023, यानी कि सेमेस्टर एग्ज़ाम BLIS का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है, BLIS का सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया था, तो उन लोगों का एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2023। थोड़ा सा लेट हुआ है, जनवरी में हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, लेट हुआ है, हुआ तो है ना। तो आप लोगों ने पेपर अच्छे से दे ही दिया होगा। और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो उनके लिए मैं ये पेपर डाल रहा हूँ ताकि वो देखें और सोचे समझे कि हाँ हमको किस प्रकार से लिखना है, पेपर का क्या पैटर्न है। क्योंकि पहले का सब कुछ बदल चुका है, NEP लागू होने के बाद पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर की लैंग्वेज चेंज हुई है। और पेपर में जो क्वेश्चन जो यहाँ पर 100 शब्दों में लिखना है, शब्द की जो सीमा थी वो भी चेंज कर दी गई है, 350 से 400 में लॉन्ग लिखना है। और जब हमारा टाइम था, हमारा टाइम मतलब जब मैंने BLIS की थी, तो उस समय 700 से 800 शब्दों में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने होते थे, ठीक है। आज देख रहे हैं कि 350 से 400 कर दिया गया NEP लागू होने के बाद। कितना आप लोगों को प्रॉफिट है भाई, बहुत प्रॉफिट है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो भी नए बच्चे हैं या हमारे जो पुराने बच्चे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आप सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो, हम यही कामना करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।